गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो लक्षद्वीप से रहेगा। पहले भी मैं लक्षद्वीप के बारे में बहुत डिटेलिंग में आपको करवा चुका हूँ। उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोगों ने क्रिटिकली एनालिसिस किया था उस चीज़ का, क्योंकि कुछ नए लॉ लक्षद्वीप में जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ड्राफ्ट आया था, काफ़ी प्रोटेस्ट भी वहाँ पे हो रहे थे, तो बहुत डिटेल में किया था। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रीफली कराऊंगा, क्योंकि आई नो कि आप पहले टॉपिक कर चुके हो। उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इशू जो है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जीएस पेपर 1 और 2, वैसे तो 2 का टॉपिक बनता है, लेकिन क्योंकि थोड़ी ज्योग्राफी यहाँ पे इन्वॉल्व है इसलिए मैंने 1 भी इसमें ऐड कर दिया है। अगला हम जो है ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में पढ़ेंगे। मिजोरम से काफी समय से इशू चल रहा है, बी रिफ्यूजीज को मिजोरम से भगा दिया गया है, वायलेंस वगैरह काफी ज्यादा हुआ है वहां पे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जीएस पेपर 1 मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि थोड़ी सी ज्योग्राफी है, अदरवाइज ये टॉपिक जो है आपका जीएस 2 का ही बनता है। अगली जो बात करने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। पहले भी मैं टॉपिक कवर करा चुका हूं, थोड़ा सा डिटेलिंग आपको मैं आज दूंगा ओनली फ्रॉम द जीएस पेपर 2। अगला जो है दैट इज फ्रॉम 66A ऑफ आईटी एक्ट, जीएस पेपर 2 से कवर करेंगे कि कैसे इस आईटी एक्ट का अभी भी मिसयूज हो रहा है। उसके बाद है हॉटलाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, आई गेस आपको शायद ये पता नहीं होगा। अगला है लो ग्रोथ ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जीएस पेपर 3 से कवर करेंगे। ये है आज का एडिटोरियल वाला पेज। तो इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी आज एक ऐसा टॉपिक दिया है द हिंदू में जो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर आप हमारे एनालिसिस रेगुलरली देखते हो तो आप इससे अच्छी खासी तरीके से जो है फेमिलियर भी होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा अब इसका एक टचअप दूंगा ताकि आपकी जो रिवीजन हो जाए और ये टॉपिक से जो है आपके देखिए भूल जाते हैं ना यार, हम लोग, हम आम आदमी हैं, तो अगर एक टॉपिक को हम लोग रेगुलर रिवाइज नहीं करते ना, भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम बताना जरूरी होता है ताकि जो आपकी शक्तियां हैं वो जाग जाएं। देखिए पहला ये कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन सिंधु ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हिस्ट्री जो है वो स्क्रिप्ट लिखी है, इसकी हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया भैया स्वर्ण अक्षरों में, है ना, क्योंकि इन्होंने पिछले ओलंपिक में भी जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो सिल्वर जीता, इस बार ब्रॉन्ज जीता, और हमारी जो चानू जी हैं इन्होंने भी जो सिल्वर मेडल जीत के आई हैं, और हो सकता है इनको गोल्ड मेडल भी मिल जाए, क्योंकि जो इनको ओपोनेंट थी जो चाइना से थी उनके ऊपर अभी डोपिंग का चार्जेस लगे हैं। तो उनका डोपिंग टेस्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो गोल्ड मेडल इनको भी ट्रांसफर हो सकता है ना। तो इसलिए सभी को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, और 2-4 मेडल आए इंडिया के। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ के जाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इतना बड़ा कंट्री होते हुए, इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए, है ना, फिर भी इंडिया में इतने कम मेडल्स क्यों हैं। हमेशा इंडिया जो है वो ओलंपिक्स में इतना कम, इतना बेकार परफॉर्मेंस क्यों करता है। हार्डली 2-3-4 मेडल हमारे पास आ पाते हैं, जबकि छोटी छोटी कंट्री हैं जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी 1/10 है। बहुत छोटी पॉपुलेशन, अरे हरियाणा पंजाब में बड़ा सा गांव इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाता है, वो लोग वहां पे 5-10 मेडल ले आते हैं। इंडिया में ऐसा क्या है कि हम लोग मेडल नहीं लेके आ पाते हैं ओलंपिक्स में या बड़ी बड़ी स्टेज में। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे हम जो लोग फोकस करते हैं, और क्रिकेट ओलंपिक्स में नहीं है, और शायद ओलंपिक्स में होता तो हमारा वहां पे भी यही हाल होता, पता नहीं भैया। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कुछ सजेशंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप सजेशन दीजिए कि कैसे हम लोग इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली ओलंपिक्स के बाद इसके ऊपर कोई ना कोई एडिटोरियल आने वाला है, इस टॉपिक हम लोग तब डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी समझ से बताइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया स्पोर्ट्स में जो है इतना ज़्यादा लैग क्यों करता है, और कुछ सजेशन आप दे सकते हो फ्यूचर के लिए, है ना। हमारे यहाँ पे कहावत होती है कि पहले कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। लेकिन कुछ समय से ये चेंज हो चुका है, अभी बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो इसलिए पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे खराब हों, तो वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा यहाँ। चलिए जी, अगला जो है वो है हम लक्षद्वीप से करने वाले हैं। लक्षद्वीप पहले भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, कुछ समय पहले भी आपको मैं उस दिन 2-3 बार लगातार मैंने आपको टॉपिक करवाया था। देखिए लक्षद्वीप जो है, सरकार का ऐसा कह रही है कि हम लोग लक्षद्वीप को जो है मालदीव बनाएंगे। मतलब जो टूरिज्म और जो रिवेन्यू जनरेट मालदीव करता है, हम वो लक्षद्वीप में क्यों नहीं कर सकते। लक्षद्वीप भी वही अटोल है, मालदीव भी वही अटोल है, वो भी इंडियन ओशन में है, ये भी इंडियन ओशन में है। तो ऐसा क्या है कि लोग घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, लक्षद्वीप में नहीं आते हैं? क्योंकि लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना।
तो सरकार का ये कहना है कि हम यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और भैया हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज अपना हनीमून मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप में आएंगी। तो ऐसा कुछ सरकार का जो है वो प्लान है, लेकिन मालदीव और लक्षद्वीप का कल्चर बिल्कुल अलग है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अलग है, वहां की लोकल पॉपुलेशन के एस्पिरेशंस बिल्कुल अलग हैं, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ओवरनाइट ऐसा नहीं कर सकते। अगर लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है और इसका जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा फ्रजाइल है, तो सरकार ने कुछ ऐसे मेजर्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे जिसकी वजह से ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक्चुअली सरकार ने वहां पे 3 बिल जो है ड्राफ्ट बिल पेश किए थे कुछ समय पहले, उसके बारे में आपको पहले ही करवा चुका हूं, है ना। तो वो ड्राफ्ट बिल देखिए, जैसे एक तो था एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन पासा जिसको बोलते हैं, इसे गुंडा एक्ट भी बोलते हैं, गुंडा एक्ट, ठीक है। एक था हमारे पास गुंडा एक्ट और दूसरा था हमारे पास एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, एक था हमारे पास पंचायत रेगुलेशन। तो ये 3 जो हैं किए थे और एक का ड्राफ्ट किया था और इसका लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। तो कुल मिला के 4 प्रपोजल थे जो लक्षद्वीप में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो काफी कंट्रोवर्शियल थे, जिसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। देखिए, एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन जिसे गुंडा एक्ट भी कहा जाता है, इसके तहत सरकार किसी भी पर्सन को जो है वो जेल में डाल सकती थी बिना किसी इंक्वायरी के। तो गुंडा एक्ट तो अपने आप ही हुआ ना। अगर सरकार को लगा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर सरकार को लगा कि कोई आदमी वहां पे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको जो है आप जेल में डाल सकते हो। मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोले, अगर आप सड़क के ऊपर आए, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने कोई सेंसिटिव कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख डाली, तो सरकार आपको जेल में डाल सकती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गुंडा एक्ट। और कुछ लोग इसे ब्लैक एक्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे रोलेट एक्ट बोल रहे हैं, है ना। इसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन बिल डाला गया था जहां पे स्लॉटर को बैन कर दिया गया था ऑफ काउज, काव्स, बुल्स एंड बुलॉक्स। देखिए जो लक्षद्वीप है इसका बहुत सारा कल्चर वो केरला के क्लोज है, केरला का कल्चर, इसका कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है और 99% पॉपुलेशन यहाँ पे लक्षद्वीप में वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो डेफिनेटली उनकी फूड हैबिट्स में काउज और बुल्स तो ये तो होंगे ही। तो आप उनकी फूड हैबिट्स को क्यों चेंज कर रहे हो जो उनकी मतलब इतनी जनरेशन से चली आ रही हैं, पहली बात तो ये। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कुछ डेयरी हुआ करती थी सरकारी, उनको बंद कर दिया गया और सरकार ने कहा कि ये जो यहाँ पे दूध आता है ना, हम लोग गुजरात से इसको इंपोर्ट करेंगे। दूसरा, मिड डे मील में सरकार ने यहाँ पे नॉन वेज को बैन कर दिया, मिड डे मील में हम लोग बच्चों को भी केले खिलाएंगे, मतलब इस तरह की चीजें दी गई। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उनके कल्चर के बिल्कुल ये खिलाफ जाता है। पंचायत रेगुलेशन में ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं और वहां पे मोस्टली लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, है ना। तो ये कुछ समस्याएं थी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी, लास्ट वाला, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। इसके तहत सरकार किसी भी जमीन को हड़प लेगी, उसको ग्रैब करेगी और उसके ऊपर होटल बनाएगी, अम्यूजमेंट पार्क बनाएगी, गोल्फ कोर्स बनाएगी, है ना। बड़े बड़े होटल जैसे मालदीव में हैं। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। तो सरकार जो है कोस्टल एरिया में इस तरह से लोगों की लैंड को ग्रैब करेगी और वहां पे लक्षद्वीप में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है, तो फिशिंग वाली लैंड उनसे छीन ली जाएगी। और जब आप इतने बड़े बड़े होटल्स वहां पे बनाओगे तो डेफिनेटली वहां की जो इकोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल है ना, उसको नुकसान होने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिया में जो इकोनॉमिस्ट हैं जो नेचर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने अभी जो है सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी जो है लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि भाई आप यहाँ का क्लाइमेट डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ के जो कोरल रीफ हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे और इनकी कल्चरल वैल्यू भी है, तो आप उनको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। बहुत सारे टर्टल के ऐसे स्पीसीज हैं जो कोस्टल एरिया में नेस्टिंग करते हैं, ग्रो करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टाटा अंबानी को बुला के होटल वगैरह बनाओगे तो इनका क्या होगा बेचारों का, है ना। तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्या यहाँ पे हैं। तो सरकार ने भी टेंडर निकाला है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट ने अभी टेंडर निकाला है, उस टेंडर के तहत जो है सरकार 370 विला वहां पे बनाना चाहती है। और भैया टाटा अंबानी अडानी, है ना, इनके तो मजे आ जाएंगे बिकॉज जो है 13,702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो मतलब 110 11 बीच, और ये सब पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, देखिए ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट या कुछ एरिया को सरकार अभी वहां पे अलॉट कर रही है होटल वगैरह बनाने के लिए। तो देखिए भैया आप जो है इनको थोड़ा ध्यान रखा करो, इस तरह की चीजें एग्जाम में कई बार वो पूछ लेता है। चलिए जी, अगली जो न्यूज आती है दैट कम्स फ्रॉम द पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान जो हमारा बहुत फ्रेंडली एक भाई है हमारा छोटा, है ना। यहाँ से न्यूज है, न्यूज ऐसी है, थोड़ा सा आपको पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है माहौल। अब वैसे तो आप सबको पता है क्योंकि आप रेगुलर एनालिसिस देखते ही हो। जो ये पूरे का पूरा है
यहाँ से आप जो देख रहे हो ये पूरे का पूरा इंडिया है ना, इंडिया की टेरिटरी है, इंटीग्रल पार्ट है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटीग्रल पार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल हम सिर्फ इस पार्ट को करते हैं जो आपको येलो में नजर आ रहा है ना। जो ग्रीन नजर आ रहा है ये जबरदस्ती फोर्स के थ्रू, वायलेंस के थ्रू 1947 में पाकिस्तान ने इसको हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था, आज भी उनके ही कंट्रोल में है। ऐसे ही कुछ कहानी गिलगिट बाल्टिस्तान में हुई। इधर जो है आपका अक्साई चिन है जो चाइना कंट्रोल करता है, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग 1962 का वॉर लड़ चुके हैं। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है यह है सियाचिन ग्लेशियर, जो इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। और ये जो यहाँ पे आपको टेरिटरी नजर आ रही है थोड़ी सी, ये टेरिटरी जो है पहले गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया है। तो चाइना यहाँ से रोड निकाल रहा है ऐसे करके, है ना, ये देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में से और फिर वो ऐसे पाकिस्तान में। तो क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसके अंदर पाकिस्तान एक पार्ट है और यहीं पे जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो गिलगिट बाल्टिस्तान में से होके जाता है, अक्साई चीन से होके जाता है और यहाँ इस एरिया से होके जाता है ना। तो इसीलिए इंडिया जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी से होके जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको पहले ही पता है। देखिए हुआ क्या, 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो देखिए इस बात से कोई छिपा नहीं है कि उस टाइम पे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो भी ऑफिसर्स थे, इंडियंस तो नहीं थे, है ना, सबके सब फॉरेनर्स थे, ब्रिटिश हुआ करते थे। तो जब यहाँ से पाकिस्तान वाले आए और यहाँ से जब राजा हरि सिंह ने जो है डिमांड किया कि इंडिया से हेल्प मांगा, तो इंडिया वाले हेल्प, देखो यार इंडियन आर्मी में भी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। पहले तो ये दोनों एक साथ ही काम करते थे ना, अभी वो दोनों अपोजिट साइड में चले गए। अब वो क्यों लड़ेंगे यार, आप सोच के देखो, ब्रिटेन को जाना है बोरे बिस्तरा बांध के, तो ये ब्रिटिश ऑफिसर पागल थोड़ी लड़ेंगे, वो तो चाहते हैं कि ना ही लड़े। और यहाँ पे राजा हरि सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो दो गवर्नर्स थे उनको अपॉइंट किया हुआ था, गवर्नर समझ लो या ऑफिसर समझ लो, उनको अपॉइंट किया गया था। एक का नाम था मेजर ब्राउन और दूसरे का नाम था कैप्टन एएस मैथीसन। तो ये राजा हरि सिंह ने इनको यहाँ पे डिप्लॉय किया था। देखिए राजा हरि सिंह की फोटो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो ये थे बड़े चंट लोग। ये जो मेजर ब्राउन थे, इन्होंने क्या किया, वहां पे कूप कर दिया। इन्होंने कहा कि हम हरि सिंह के साथ नहीं करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट जाएंगे। तो इन्होंने वहां पे कर दिया कूप। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि कूप इन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको बोला था ऐसा करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली किया था। हालांकि इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें इन्होंने कहा है कि हमारा खुद का फैसला था। तो इनके अंदर जो भी सैनिक वैनिक थे, उन्होंने क्या किया, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। और उस दिन से आज तक वो जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो आज तक पाकिस्तान का ही पार्ट है और पाकिस्तानी इसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। ठीक है, थोड़ी सी पास्ट की मैंने आपको कहानी बता दी है, लेकिन प्रेजेंटली बात यह है कि जैसे इंडिया ने जो जो आर्टिकल 370 को अबोलिश करके इसको इंडिया का पार्ट बना दिया है कंप्लीटली, उसी तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान में भी जो है एक ऐसा बिल पेश किया जा रहा है पाकिस्तान में, जिससे गिलगिट बाल्टिस्तान का जो है जो ऑटोनोमस जिसका जो स्टेटस है ना वो चला जाएगा। तो पाकिस्तान अथॉरिटी ने फाइनलाइज कर दिया है एक बिल को, ठीक है। लेकिन इंडिया उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान जो गिलगिट बाल्टिस्तान है दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और ये टेरिटरी जो है इलीगली और फोर्सफुली ऑक्यूपाई की गई है बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो जैसे इंडिया ने 370 हटाया है, ऐसे ही पाकिस्तान भी कह रहा है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट बनाएगा। अभी तक गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो एक ऑटोनोमस टाइप का रीजन है, उसकी खुद की एक काउंसिल होती है, हालांकि उसको पाकिस्तानी कंट्रोल करता है, बट स्टिल एक स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ है। और कुछ दिन पहले आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे वहां पे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पे भी इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, वो सब आपको मैंने करवा दिया था ऑलरेडी। करंटली जो है पाकिस्तान के अंदर जो है 4 मेजर प्रोविंस हैं, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, और इस पूरे को बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, है ना, खैबर पख्तूनख्वा इसको बोला जाता है। पहले जो है इसका अलग अलग नाम हुआ करता था, जो ये आपको ये पर्पल कलर में नजर आ रहा है, इसको बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, और इसको बोलते थे फाटा। भैया जब 1947 में इंडिया को जब आज़ादी मिली, तो नॉर्थ वेस्ट, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये इंडिया का पार्ट हो सकता था। यहाँ पे जो है प्लेबिसाइड करवाया गया था। और फ्रंटियर गांधी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है। ठीक है, देखो यार मैं कई बार ऐसा होता है ना, इमोशनल होकर ना मैं कहानी में घुस जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए। एनीवेज,
तो फ्रंटियर गांधी आप मुझे बताओगे, वो यहाँ पे लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन जब प्लेबिसाइट हुआ तो उन्होंने वोटिंग नहीं किया। उनकी वोटिंग की वजह से 1% की वोट, देखिए 51% वो पाकिस्तान को मिली और 49% वो इंडिया को मिली। अगर ये वोट डाल देते फ्रंटियर गांधी तो आज ये पूरा पार्ट इंडिया का होता। देखिए ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी सुनाऊंगा आपको, मौका मिलेगा तो। लेकिन आप बस मुझे ये बता दो कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है। ठीक, गांधी जी के बहुत क्लोज थे ये, बहुत क्लोज। एनीवेज, अगली जो न्यूज आती है वो आती है भैया त्रिपुरा से। ठीक है, न्यूज कुछ ऐसी है, देखिए आपको बता देता हूं मैप के थ्रू, बाकी तो लिखा ही हुआ है, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। मिजोरम में एक ट्राइब है जिसे कहा जाता है ब्रू। ट्राइब का नाम है ब्रू। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ब्रू ट्राइब काफी न्यूज में रहती है तो कौन से एरिया से बिलोंग करती है। तो मिजोरम जो है से बहुत लोग क्या हुए ब्रू ट्राइब के। 1990s की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है वायलेंस हो गया था, जिसकी वजह से जो ब्रू कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है वो जो है वायलेंस किया गया और ये लोग भाग के यहाँ से त्रिपुरा के अंदर आ गए। त्रिपुरा के अंदर पहले से ही काफी ब्रू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ऊपर से जो है 40-50 हजार के लगभग लोग मिजोरम से भाग के यहाँ पे आ गए। तो आज तक त्रिपुरा में जो है रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर ये लोग रह रहे हैं। तो सरकार अभी कोशिश कर रही है कि त्रिपुरा के अंदर इनको कुछ लैंड दे दी जाए जहां पे ये परमानेंट इनको सेटल कर दिया जाए। अभी तो बेचारे एक कैंप में ही रहते हैं, तो कुछ जमीन वगैरह इनको दे दी जाएगी, 4-5 हजार रुपया पर मंथ जो है इनकी पेंशन बांध दी जाएगी। तो सरकार अभी ऐसा कुछ ट्राई कर रही है। हालांकि त्रिपुरा में भी लोग जो है अपोज कर रहे हैं, बट स्टिल त्रिपुरा की सरकार मोर और लेस इनको यहाँ पे जो है वो स्थापित करना चाहती है। ये तो था थोड़ा सा ब्रू कम्युनिटी के बारे में, लेकिन आज का जो ये आर्टिकल है ये ब्रू कम्युनिटी के बारे में नहीं है, ये है हलम पीपल के बारे में। हलम पीपल ये भी एक छोटी सी ट्राइब होती है, छोटी सी ट्राइब होती है जो रहती है कहाँ, त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग यहां से मिजोरम से जो ये ब्रू कम्युनिटी के लोग गए थे, यहाँ पे पहले से ही हलम कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, अब इनके बीच में भी झगड़ा हो गया। मतलब ब्रू लोग भाग के आए त्रिपुरा में, इन ब्रू लोगों और हलम लोगों के बीच में हुआ झगड़ा। हलम लोग बेचारे भाग के कहां चले गए, आसाम में चले गए। इधर ये आसाम है। ठीक है, अब जो है आसाम में काफी समय से रह रहे थे, अभी ये जो है त्रिपुरा में इन्होंने धीरे धीरे आना शुरू किया है। इसी के बारे में आर्टिकल है कि लगभग 700 हलम पीपल जो है वो त्रिपुरा में वापस आ गए हैं। तो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, यहाँ पे आप देख सकते हो करीमगंज। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा पूरा मामला है। आपको प्रीलिम्स के लिए याद क्या करना है कि ब्रू कम्युनिटी वो कौन कहाँ से बिलोंग करती है। ब्रू कम्युनिटी का एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है रियांग। ठीक है, रियांग इनको कहा जाता है। ब्रू का अलग, ब्रू का ही नाम है ये भी, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से। हलाम कम्युनिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्यों न्यूज में थी। ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए, इतना ही आपके लिए एनफ भी है। अब समस्या ये है कि आप बोलोगे कि सर ये ब्रू कम्युनिटी के लोगों को एक्चुअली मिजोरम से भगाया क्यों गया, वायलेंस हुआ क्यों। देखिए मिजोरम के अंदर जो है दो मेजर कम्युनिटी हैं जिसे कहा जाता है मिजो, और एक का नाम है कुकी। ठीक है, और एक यहाँ पे समझ लो आप ब्रू। ब्रू कम्युनिटी का जो कल्चर है, इनकी जो लैंग्वेज है वो मिजो और कुकी से बिल्कुल अलग है। लेकिन मिजो और कुकी भी हालांकि है तो सेपरेट ट्राइब, लेकिन इनके बीच में काफी सिमिलैरिटी भी है। ये लैंग्वेज भी लगभग सेम बोलते हैं, इनका कल्चर भी लगभग सेम है, इसलिए इनके बीच में तो है भाईचारा। ब्रू कम्युनिटी के साथ इनका ना कल्चर मैच करता ना लैंग्वेज मैच करती, इसलिए ब्रू कम्युनिटी के साथ ये जो है झगड़ा करते हैं। इसीलिए जो है मिजोरम में ब्रू कम्युनिटी को इग्नोर किया जा रहा था बहुत समय से। तो ब्रू कम्युनिटी के ही कुछ लोग उठे, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहा गया जिसके कुछ लोग नेशनलिस्टिक टाइप का कुछ नाम दिया गया। तो इन्होंने भी जो है वहां पे अपने लिए ऑटोनोमस रीजन की मांग स्थापित कर दी और कुछ मिजो कम्युनिटी के और कुकी लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इन लोगों को मारा तो फिर ये भी भड़क गए और इन्होंने मिजो को, इनको ब्रू लोगों को जो है काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, और वो सारे का सारा मामला जो हिस्ट्री में चला जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको, 1-2 बार एनालिसिस मुझे याद है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मामला था इसलिए हल्का फुल्का आपको इन्फॉर्मेशन आगे पता। देखिए यार एक टॉपिक ना, समस्या ये हो जाती है कई बार टॉपिक आ जाता है लेकिन उस टॉपिक को पूरा 2 घंटे का टॉपिक है ये, लेकिन इसको 5-7 मिनट में तो मैं नहीं करवा सकता। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं एज्यूम करता हूं कि आपको इनको बहुत सारे इश्यूज का पता होगा पहले से ही, आपको सिर्फ ब्रशअप की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपको जो नए हैं जिसको इन टॉपिक्स का बिल्कुल भी नहीं पता है तो उनको तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि पहले थोड़ा जाकर गूगल कीजिए, गूगल करो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए है क्या वो पूरा मामला, उसके बाद एनालिसिस देखिए तो आपको चीजें कवर यहाँ पे हो जाएंगी, कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की। ये भी हम लोग एक बार बहुत अच्छे से कर चुके हैं क्लास में। देखिए
इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। यहाँ पे थिएटर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया में जो है वो आर्मी है ना, नेवी और एयरफोर्स, ये अभी तीनों अलग अलग काम करती हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है तीनों सेपरेटली काम करती हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है, समझ रहे हो, एक साथ काम नहीं करती हैं। ये अलग अलग कमांडर होते हैं जो इनको कमांड करते हैं। कोई एक पर्सन नहीं है जो तीनों को कमांड करता है, लेकिन अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। एक ही ऑफिसर इन तीनों को कंट्रोल करेगा, उसी की कमांड पे ये लोग सब चलेंगे। जितने भी इनके रिसोर्सेज होते हैं वो एक ही पर्सन की कमांड पे चलेंगे, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं। अब ये कंबाइन क्यों करना जरूरी है? ताकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? मान लो कल को चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो गया, पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, तो हो सकता है इंडिया बैकफुट पे आ जाए। इसीलिए जो है दो कमेटी बनाई गई थी, एक को कहा जाता है शेख तकर कमेटी और एक को कहा जाता है कारगिल कमेटी, कारगिल वॉर के बाद बनी थी। इन दोनों ने कमेटीज ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में कम से कम 3-4 इंटीग्रेटेड कमांड होनी चाहिए। एक हमारे पास वेस्टर्न कमांड होनी चाहिए जो है पाकिस्तान के साथ डील करे, एक हमारे पास ईस्टर्न कमांड होनी चाहिए जो चाइना के साथ डील करे, एक हमारे पास जो है सदर्न कमांड होनी चाहिए और एक हमारे पास जो है अलग से मैरीटाइम कमांड होनी चाहिए। तो 3-4 कमांड की इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दिया था। अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया है क्योंकि अलग अलग फोर्सेस में ना कई सारे इश्यूज होते हैं, तो इसकी वजह से अब तक हो नहीं पाया था। लेकिन अभी सरकार जो है इस मामले में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए यूएसए के अंदर भी कई सारी इंटीग्रेटेड कमांड हैं, चाइना के अंदर भी जो है काफी सारी 4-5 इंटीग्रेटेड कमांड उन्होंने अभी अभी एस्टेब्लिश की हैं। तो जब हर कंट्री इंटीग्रेटेड कमांड बना रही है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इंडिया क्यों पीछे रहे? तो इंडिया भी चाहता है। हालांकि काफी सारी डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी है, ट्रस्ट प्रॉब्लम भी है, बट स्टिल एक हम लोग यूनिफाइड कमांड बनाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इंडिया में अभी एक है इंटीग्रेटेड कमांड है, वो है अंडमान निकोबार में, ठीक है, जिसे एएनसी कहा जाता है, अंडमान निकोबार ये कमांड है हमारे पास, जिसमें और ये भी जो है 2003 में आई गेस इसको बनाया गया था, वाजपेयी की सरकार में बनाया गया था। एक हमारे पास और है स्ट्रेटेजिक कमांड भी है, इसका कोई जगह पे लोकेटेड नहीं है, ये इसे जो है न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए बनाया गया है, न्यूक्लियर वॉर वगैरह के लिए। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार की अभी इंडिया में एक है, ठीक है, लेकिन 3-4 और बनाने की यहाँ पे बात चल रही है। क्योंकि ताकि जो है वो हम लोग अच्छे से काम कर सके। देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया है, ये थोड़ा सा इशू पहले भी हम इसको कर चुके हैं, बस एक बार ये थोड़ा पीडीएफ आप पढ़ लोगे ना, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद ये आप पढ़ोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि रिसेंटली जो है मीटिंग की गई थी तीनों फोर्सेस के जो है जनरल्स के साथ, उनके साथ मीटिंग की गई, और इस मीटिंग में उन्होंने कई मॉक ड्रिल टाइप का किया, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में फ्रैंकली इन्होंने बात किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे एयरफोर्स को है, क्योंकि एयरफोर्स के पास एसेट्स काफ़ी कम हैं। अगर कल को इंटीग्रेटेड कमांड बन जाता है तो एयरफोर्स इतने कम हमारे पास हैं, मतलब टोटल हमारे पास मेरे ख्याल से 32 स्क्वाड्रन होना चाहिए आइडियली, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही हैं। तो एयरफोर्स को प्रॉब्लम है कि वो कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करेगा, क्योंकि उसके पास एसेट्स बहुत कम है। हमारा जो डिफेंस बजट है उसका 80% तो आर्मी में ही चला जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो नेवी में चला जाता है, और एयरफोर्स के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है बेचारों के लिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे जिसको दूर करना जरूरी है इस थिएटर कमांड को, अगर हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं तो। चलिए जी अगली बात करते हैं 66 से। बहुत बहुत ज्यादा ब्रीफ में 2 लाइन में करवाऊंगा। 66A जो है आईटी एक्ट 2002 का ही एक सेक्शन है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई भी इंसान किसी को भी किसी के बारे में अगर कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया पे लिखता है या ईमेल वगैरह करता है, तो अगर उससे किसी की इंसल्ट होती है, किसी को इंजरी होती है, किसी के लिए खतरा होता है, डेंजर वगैरह, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखा और अगर वो किसी को बुरा लगा, मान लो आपने मेरे बारे में कुछ गलत सलत लिख दिया और मुझे वो ऑफेंसिव लगा, तो मैं आपकी कंप्लेंट करवा सकता हूं और पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी अंडर आर्टिकल 66A। ठीक है, तो ये 2000 ये पूरा जर्नी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में मुझे याद है जब ये केस चल रहा था, क्योंकि ये श्रेया सिंघल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ती थी, इनके फादर, इनके दादाजी वो भी जुडिशरी में हैं, सब लोग जज वर्ग हैं। तो इन्होंने ये केस डाला था श्रेया सिंघल ने, जब ये स्टूडेंट हुआ करती थी। तो बाद में फाइनली 2015 में
जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 66A को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 66A फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है। देखिए आपकी मर्जी, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। अगर सरकार ऐसे हर किसी को अरेस्ट करने लगेगी तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी रहेगा यार, तो डेमोक्रेसी को खतरा है ना उस चीज से। तो जब, लेकिन समस्या ये है कि 2015 में 66A को हटाने के बावजूद भी अभी तक बहुत सारे केस पुलिस के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 66A के तहत फाइल किए जाते हैं। इसके खिलाफ जो है कुछ एनजीओ वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी बड़ी हार्श स्टेटमेंट दी थी जो है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है सरकार को, मोदी सरकार को, कि आप लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को साफ साफ बोलिए कि आर्टिकल 66A के अंडर में कोई भी केस नहीं किया जाए। इवन अभी तक इंडिया में जो 66A के केस चल रहे हैं उन सबको हटाया जाए, और लिस्ट भी मांगी है। क्या बताइए कि कौन कौन से केस वो जो है 66A के अंडर में हैं और क्यों हैं। तो सारे स्टेट्स को भी जो है ये भी इंस्ट्रक्शन गई हैं सेंटर के द्वारा। तो ये पूरे का पूरा मामला है। तो देखिए ऐसा ही होता है। ये मामला मुझे याद है जब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, हुआ ये था कि जब बाल ठाकरे जी की डेथ हो गई थी, और मुंबई में ही दो लड़कियों ने बाल ठाकरे के अगेंस्ट में कुछ लिखा था, और रात को 12 बजे ही उनको, गर्ल्स को जो है अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, ये कह के कि आर्टिकल 66A के तहत हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कई सारे केस हुए हैं, कई सारे केस। लेकिन ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था, मुझे याद है उस टाइम पे मैं स्टूडेंट ही हुआ करता था। तो मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी, मुझे भी याद है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा। चलिए जी अगली बात करते हैं। इंडिया चाइना के बीच में एक उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि दोनों जो है फोर्सेस के बीच में एक बातचीत होने का रास्ता खुला है। हालांकि बातचीत तो पहले भी होती है, लेकिन ये रास्ता थोड़े भी और खुल गया है। कैसे, देखिए जो सिक्किम के अंदर जो है एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई है बिटवीन इंडियन फोर्सेस एंड चाइनीज फोर्सेस। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो नाकू ला पास, पिछले साल नाकू ला पास को लेके थोड़ा सा इशू हुआ था। अभी जो है कोंगरा ला पास को लेके थोड़ा सा इशू है दोनों फोर्सेस के बीच में, लेकिन इनके बीच में एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई है। हॉटलाइन का मतलब बस कुछ नहीं होता, ये फोन होता है। एक फोन लाइन बिछा दी गई है जिसमें जब भी मन करेगा तो चाइनीज ऑफिशियल जो है इंडियन ऑफिशियल से आपस में बातचीत कर सकते हैं, और जब इतनी ज्यादा बातचीत करेंगे जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है ना। तो देखिए बातचीत करने से ही रास्ता निकलता है, और ये चाइना भी समझता है, इंडिया भी समझता है, इसलिए इन्होंने अभी तक बातचीत बंद नहीं की है। जैसे हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद है ना, वैसे चाइना के साथ अभी तक नहीं है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो प्रॉब्लम है तो बातचीत करके सुलझा सकते हैं। तो ये हॉटलाइन जो खोली है ना अभी, ये भी उसी तरफ एक कदम है, शांति की तरफ एक कदम है। तो लेट्स होप के इसी तरह की हॉटलाइन जो है J&K में भी ओपन हो, ताकि इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से बात कर सकें। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है कहाँ से भैया, वो आती है आपका एडिटोरियल से। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी आप काफ़ी फेमिलियर हो इस चीज़ से, बट एनीवेज जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो आनंद श्रीनिवासन जी हैं। और आनंद श्रीनिवासन जी जो हैं वो, बता देता हूँ आपको कि ये जो है थोड़ा सा बायस्ड रहेगा, क्योंकि श्रीनिवासन जी जो है वो थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। तो डेफिनेटली ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और राइट जो विंगर्स होते हैं, जैसे अभी बीजेपी की सरकार को राइट विंग सरकार कहा जाता है भी। तो राइट विंग सरकार क्या करती है, कहीं भी चाहे किसी भी कंट्री में हो, वो हमेशा ओपन इकोनॉमी को ही सपोर्ट करती हैं, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जो लेफ्ट लीनिंग या जो कम्युनिस्ट लीनिंग या सोशलिस्ट लीनिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्लोज इकोनॉमी में बिलीव करती हैं। तो आज के समय में इन्होंने यही कहा है कि जो राइट विंगर्स हैं, ठीक है, जो राइट विंग जो पॉलिटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इकोनॉमी को फ्री रखिए, एकदम फ्री, जैसे अमेरिका में ब्रिटेन में होता है, फ्री करो। इकोनॉमी अपने आप को खुद ही सेटल डाउन कर लेगी। अगर इन्फ्लेशन है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री कम ग्रो कर रही है तो अपने आप ही ग्रो करने लगेगी। तो ये जो हमेशा ही जो लिबरल्स होते हैं ना, जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनका हमेशा यही मानना होता है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर कम से कम इंटरवीन करना चाहिए, इकोनॉमी अपने आप को खुद ही सेटल डाउन कर देगी। लेकिन श्रीनिवासन जी का कहना है कि यह अप्रोच बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, उसके लिए इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिए हैं। कौन कौन से आर्गुमेंट है? पहली बात तो डिमांड। जो राइट विंगर्स हैं ये हमेशा एक एग्जांपल देते हैं ग्रेट डिप्रेशन का। जब 1930s में पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो वो ग्रेट डिप्रेशन
बाद में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वो रिकवर हो गया था। तो राइट विंगर्स हमेशा वो एग्जांपल देते हैं। उनका ये कहना है कि अभी जैसे कोविड के समय में इकोनॉमी डाउन चल रही है, आप इसको फ्री छोड़ दिए, खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। लेकिन इनका कहना है कुछ और। इनका कहना है कि देखो भैया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई थी। यूरोप में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, यूरोप में डिमांड बढ़ी। यूरोप को डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका वहां पे था, क्योंकि अमेरिका के ऊपर तो ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 का, सारा इंपैक्ट तो यूरोप के अंदर हुआ था। तो जब यूरोप से डिमांड आई तो यूएसए ने उसको फुलफिल किया, और जिसकी वजह से यूएसए ने भी ग्रो किया और यूरोप ने भी ग्रो किया। लेकिन प्रेजेंट कोविड की सिचुएशन में क्या है, डिमांड ही नहीं है। और डिमांड ही नहीं है तो रिकवरी कैसे होगी भैया? रिकवरी के लिए तो डिमांड होना जरूरी है ना। यही कहना है श्रीनिवासन जी का। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है। इवन जिनके पास जॉब्स हैं उनकी सैलरी डिडक्ट हो गई है, सैलरी कम हो गई है। तो जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो इकोनॉमी रिकवर क्या खाक करेगी? उसके लिए तो डिमांड क्रिएट करना जरूरी है ना। अब देखिए, इंडिया में जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर भी हमारे यहाँ पे सफर कर रहा है। उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक तो रुपी थोड़ा सा स्ट्रोंग होता चला, देखिए जब जब रुपी स्ट्रोंग होता है तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होता चला जाता है। इंडिया की इकोनॉमी जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करने लगती है, रुपी थोड़ा सा स्ट्रोंग होने लगती है, एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाता है। कंटेनर्स ही खत्म हो गए हैं, देखिए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका भी रिकवर कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो कंटेनर है उनकी संख्या कम हो गई है। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कंटेनर के लिए ज्यादा प्राइस चुकाना पड़ता है, और हाई फ्रीट कॉस्ट, मतलब जो जहाज वगैरह होते हैं इनकी कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी यहाँ पे सफर कर रहा है। उसके अलावा जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं जैसे यूरोप वगैरह है, इन्होंने क्या किया, कोविड 19 में जो डिमांड कम हो गई थी उस डिमांड को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलस दिया। सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लोगों को फ्री में लोन दे दिया, सरकार ने वहां पे स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे डिमांड बढ़ी। इंडिया में सरकार ये भी नहीं कर रही है, कर भी रही है तो बहुत कम लेवल पे कर रही है। तो इंडिया में जो डिमांड पहले से ही बहुत कम है वो और ज्यादा कम होती चली जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ना तो कोई स्टिमुलस मिल रहा है, लोगों को नौकरियां वापस नहीं आ रही हैं, लोगों के पे कट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया में हर तरफ अगर देखें तो डिमांड कम होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से इंडिया में जो रिकवरी है वो अपने आप नहीं होगी, सरकार को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा। तो राइट विंगर जो है उनका ये आर्गुमेंट कि आप इकोनॉमी को फ्री छोड़ दीजिए, वो आर्गुमेंट सही नहीं है, सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। अगला मामला आता है इन्फ्लेशन का। पिछले 2 क्वार्टर में, पिछले 6 महीने में इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज के टाइम में जो है 7% के लगभग चल रहा है, जबकि आरबीआई की जो एक लिमिट है वो है मैक्सिमम 6% की। 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी वो 7% पे चल रहा है। क्योंकि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज्यादा लो है और हाई इन्फ्लेशन की वजह से और ज्यादा ग्रोथ जो है वो कम होती चली जा रही है। देखिए, एक चीज आपको मैं बताता हूं, डिटेल में तो नहीं करवा सकता क्योंकि अलग से इकोनॉमी का बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है ये, बेस इफेक्ट। मैं कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे देखता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आईएमएफ ने बोली है कि 9.5% है, जो दुनिया में हाईएस्ट है, और वो लोग खुश हो रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम है सारी दुनिया में। चाइना की जो है वो सिर्फ 7.5% है, अमेरिका की सिर्फ 2% है। खुश हो रहे हैं लोग। भैया ये ग्रोथ इसीलिए रेट है क्योंकि यहाँ पे बेस इफेक्ट है, बेस इफेक्ट। क्योंकि इससे पहले इकोनॉमी बिल्कुल बॉटम में चली गई थी, माइनस में चली गई थी, तो माइनस से हम लोग ऊपर आ रहे हैं, अभी भी माइनस में। जैसे इंडिया की जीडीपी जो है -23 चली गई थी, अगर आप अभी भी 9.5 से ग्रोथ कर रहे हो, इसका मतलब 13-14% अभी भी माइनस में हो। समझ रहे हो? मतलब पहले आप 100 रुपए अर्न कर रहे थे, लेकिन बाद में आप 10 रुपए पे पहुंच गए। अभी 10 रुपए से आप मान लो 25 रुपए पे चले गए, अभी भी तो आप 100 से कम हो। तो अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें इंडिया की ग्रोथ, तो डेफिनेटली हम जो पॉजिटिव में हैं, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे। लेकिन अगर इसी को आप 2012 या 2015 से कंपेयर करो तो हम बहुत ज्यादा नीचे हैं। इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट।
चाइना ने जो है वो माइनस में ग्रोथ नहीं किया था, चाइना ने जो है वो 2 या 3% पे ग्रोथ किया था। अगर अभी चाइना 4 या 5% भी ग्रोथ कर रहा है तो भी चाइना की ग्रोथ हमसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको माइनस में नहीं गया था। सेम विद अमेरिका, सेम विद अदर कंट्रीज। तो इस बेस इफेक्ट की वजह से ये जीडीपी ग्रोथ इतनी नजर आ रही है आपको, अदरवाइज दिस इज स्टिल इन माइनस। ठीक है, तो ये बेस इफेक्ट वाला आपको समझ में आना चाहिए। आम आदमी तो यही सोचेगा, अरे इंडिया की जीडीपी जो है 9.5% ग्रोथ कर रही है, चलो लड्डू बांटो, दिए लगाओ, है ना, मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन एक्चुअली में बेस इफेक्ट की वजह से वो नजर आता है आपको। अभी भी इंडिया की ग्रोथ जो है माइनस में ही है, अगर आप बेस इफेक्ट को कैलकुलेट करते हो। पिछले साल के कंपैरिजन में करोगे तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव में है, कोई पिछले साल बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी। लेकिन अगर इसको आप 3-4 साल पहले से कंपेयर करो तो अभी ये बहुत ज्यादा बॉटम में चली गई है ना। क्योंकि हम लोग तो भैया यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो हमें चीजों को दूसरे एंगल से देखना पड़ता है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल प्राइस भी हाई हो गया है। फ्यूल प्राइस हाई होने की वजह से ट्रांसपोर्ट प्राइस हाई होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है सरकार कुछ ऐसी ले रही है, आरबीआई वगैरह, जिससे इंडिया में एफडीआई तो आ रही है, एफडीआई इंडिया में आ रही है, लेकिन उस एफडीआई का फायदा कौन उठा रहे हैं? ओनली रिच पीपल। आम गरीब आदमी का तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा नहीं, अमीर आदमी इन्वेस्ट करेगा। तो जो भी इंडिया में एफडीआई आ रही है या इंडिया में जो भी स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, तो उसका तो अमीर आदमी फायदा उठा रहा है, ओनली 2 या 3% पॉपुलेशन। बाकी पॉपुलेशन का क्या, वो तो बेचारा नुकसान में ही है ना। तो ये समस्या है यहाँ पे। जो लो इनकम ग्रुप है, जो गरीब आदमी है, उनके वेल्थ जो है वो इरोड होती चली जा रही है। समस्या यह है कि आरबीआई ने भी इग्नोर कर दिया है फिलहाल इन्फ्लेशन को। आरबीआई का ये कहना है कि मैं ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूं, इन्फ्लेशन को हम बाद में देखेंगे। तो इन्फ्लेशन अभी आरबीआई की प्रायोरिटी में भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट होने से क्या होता है, जब अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो लिक्विडिटी हाई हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी सप्लाई। ठीक है, तो अभी जो है लिक्विडिटी मार्केट में आरबीआई ने काफी ज्यादा कर रखी है। सरकार और आरबीआई को चाहिए कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, लेकिन आरबीआई ने फिलहाल इसको इग्नोर कर दिया है, जो यहाँ पे एक समस्या है। रेपो रेट भी बढ़ा सकती है सरकार। रेपो रेट बढ़ने से भी मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में, जिससे जो है जीडीपी तो इफेक्ट होगी डेफिनेटली। रेपो रेट कम करने से बढ़ाने से जीडीपी कम होगा, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में रहेगा, आम आदमी तो चैन की सांस ले पाएगा। तो यही कहना है इस आर्गुमेंट में। अगली बात आती है, वो आती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपको पता है हमारी कंट्री में जो है, जो स्मॉल मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई हैं। कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जिनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, जबकि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो स्मॉल मीडियम सेक्टर होता है, इसको क्रेडिट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। ठीक है, लेकिन एमएससी में जो सेक्टर होता है ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसे कहा जाता है मिन्स्की मोमेंट। मिन्स्की मोमेंट का मतलब ये होता है कि जब एसेट की वैल्यू कम होने लगे, मास पैनिक हो जाए, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने लगे, उसे कहा जाता है मिन्स्की मोमेंट। मिन्स्की मोमेंट की 3 स्टेज होती हैं। पहले केस में बैंक किसी किसी को जो है बहुत केयरफुल होते हैं लोन देने के लिए। दूसरी स्टेज में बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जो बैंक के काफी क्लोज होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। और तीसरी स्टेज में बैंक जो है सबको लोन देते हैं, जो मर्जी आइए। लेकिन अभी बैंक जो है एमएसएमईज को लोन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर इंडिया में ग्रो नहीं कर रहा है। इसीलिए सरकार को सामने आना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट वाली इंडिया में तो प्रॉब्लम है ही, एनपीए जिसको बोला जाता है। ठीक है, और कंक्लूजन में बस इन्होंने यही लिखा है कि इंडिया अभी के शेप्ड रिकवरी में है। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है वर्ड के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब ये होता है कि जैसे जब कोई इकोनॉमी डाउन चली जाती है तो उस इकोनॉमी में कुछ सेक्टर तो बढ़िया ग्रो करते हैं और कुछ सेक्टर जो है बहुत नीचे चले जाते हैं। जैसे अगर आज के समय में मैं बात करूं, आज के समय में आईटी सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बहुत बॉटम में चली गई है। तो एक सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, एक सेक्टर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। और यहाँ पे इसी को बोलते हैं के शेप ग्रोथ, क्योंकि इसकी शेप जो है वो के जैसी होती है ना, के जैसी।
इसलिए इसको के शेप ग्रोथ बोलते हैं। तो इंडिया में आज के समय में ऐसा ही है, के शेप ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, टाटा अंबानी जैसे, इन लोगों को बैंक जो है लोन पे लोन दिए जा रहे हैं सस्ते से सस्ते, सरकार इनको एफर्ट दे रही है, पैसा दे रही है, लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है वो सफर कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। तो ये देखिए इकोनॉमी का या थोड़ा हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो तो आपको इकोनॉमी के बारे में बहुत चीज़ें पहले से नहीं पता है, इसलिए इस तरह के एडिटोरियल को कवर करने में, समझने में समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर आपको इकोनॉमी वाले एडिटोरियल या आर्टिकल समझने हैं तो पहले आप इकोनॉमी के अपने बेसिक्स कवर कीजिए। वो बेसिक चीज आपको समझ में आने लगेंगे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई इन्फ्लेशन, वो सब चीजें आपको तो एक बार बेसिक कवर हो जाएगा ना, फिर आपको इस तरह के एडिटोरियल समझ में आएंगे। फिर भी उसके बावजूद मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, ये जानते हुए भी कि आपके में कुछ लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग समझ पाएंगे उनको इससे बेनिफिट होने वाला है। इसलिए जिन लोगों ने अपना इकोनॉमी कवर नहीं किया है, तो पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अपने इकोनॉमी की जो है बेसिक चीजें कवर करिए, उसके बाद आप इकोनॉमी के एडिटोरियल को समझना शुरू कीजिए। अगर आप बिना अपना बेसिक्स कवर के इस तरह के एडिटोरियल को समझोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और गिव अप कर दोगे। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक्स जो है यहाँ पे हमने डाले हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर से, ठीक है। म्यांमार का वाला इशू है, पैडी कल्टीवेशन वाला, नई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में पंजाब में, वो देख सकते हो। अश्वगंधा को लेके जो है क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं कोविड-19 की रिकवरी को लेके, है ना। ये स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कुछ एडिटोरियल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यूएनएससी प्रेसिडेंसी की बात यहाँ पे चल रही है, इंडिया को मिली है इस बार, है ना। तो अगस्त के महीने में यूएनएससी का जो है वो इंडिया में जो है प्रेसिडेंट है, तो इसके बारे में तो कल भी कवर करवाया था। खैर, उसके बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे बताए हुए हैं, तो हेल्थ सेक्टर से आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये कुछ जो है आर्टिकल्स हैं जो मैंने जो ऑलरेडी आप इन सबको जानते थे, कोई नया नहीं था आज, लेकिन स्टिल ठीक है, इसी तरह से हम लोग रिवीजन करते रहेंगे और अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यही है दोस्तों आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।